दोस्तों नमस्कार। मैं अमित कुमार सिंह वेलकम टू साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आज आपके लिए एक नए शीर्षक को लेकर आया हूं, जो है विज्ञान के मापदंड एवं मनोविज्ञान की स्थिति। अर्थात कहने का तात्पर्य दोस्तों, किसी भी विषय को विज्ञान होने के लिए कुछ मापदंडों की आवश्यकता होती है। यदि वह विषय उन मापदंडों पे खरा उतरता है या अपने आप को उन मापदंडों पे समायोजित कर पाता है तो ऐसा माना जाता है कि वह विषय भी एक विज्ञान की श्रेणी में आ गया है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। उसके पहले आप लोगों से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाया गया कोई भी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों अधिक समय न लेते हुए मैं अपने मूल विषय पे आता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आज हमारा टॉपिक है विज्ञान के मापदंड एवं मनोविज्ञान की स्थिति। इसमें पहला है विषय सामग्री। दोस्तों प्रत्येक विज्ञान की विषय सामग्री निश्चित होती है। जैसे रसायन विज्ञान में पदार्थों के रासायनिक गुणों की जांच की जाती है, मनोविज्ञान की भी विषय सामग्री निश्चित तथा परिभाषित है। इसमें व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब मनोविज्ञान भी एक स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित हो चुका है, इसीलिए यह कहा जाता है कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है। दूसरा टॉपिक है वस्तुनिष्ठ संग्रह, अर्थात आंकड़ों का वस्तुनिष्ठ संग्रह। किसी भी आंकड़े को हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, किसी विषय को विज्ञान बनाने में इस बिंदु का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक विज्ञान में विषय सामग्री से संबंधित प्रदत्तों का संग्रह वस्तुनिष्ठ एवं पक्षपात रहित ढंग से किया जाता है। मनोविज्ञान में भी प्रदत्तों के वस्तुनिष्ठ संग्रह पर बल दिया जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अध्ययन विधियों का उपयोग किया जाता है, जो कि मनोविज्ञान में भी पाई जाती हैं। इसीलिए मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तीसरा है विधियों की उपलब्धता। प्रत्येक विज्ञान में समस्याओं का समाधान करने तथा प्रदत्तों के संग्रह के लिए वैज्ञानिक विधियों का होना आवश्यक है। जहाँ तक मनोविज्ञान का प्रश्न है उसमें अनेक विधियाँ पाई जाती हैं, जैसे प्रयोग पद्धति, प्रेक्षण पद्धति, साक्षात्कार इत्यादि विभिन्न प्रकार की विधियाँ पाई जाती हैं, जो मनोविज्ञान को भी विज्ञान की श्रेणी में लाती हैं। अगला बिंदु है ज्ञान को क्रमबद्ध करना। दोस्तों विज्ञान में प्रदत्तों का संग्रह ही काफ़ी नहीं है, बल्कि प्रदत्तों को विश्लेषित करके ज्ञान को क्रमबद्ध करना भी आवश्यक होता है। ऐसा करने से ज्ञान की उपयोगिता काफ़ी बढ़ जाती है, जबकि बिखरे हुए ज्ञान का लाभ कम मिल पाता है। और मनोविज्ञान में भी यह विशेषता पाई जाती है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, जो भी बातें पाई जाती हैं, वो एक क्रमबद्ध तरीके से पाई जाती हैं, जो मनोविज्ञान की विशेषताओं को और बढ़ा देती हैं। इसीलिए मनोविज्ञान एक विज्ञान की श्रेणी में आता है। अगला बिंदु है प्रगतिशीलता। ज्ञान की प्रत्येक शाखा प्रगतिशील होती है। विज्ञान में सदैव नए नए तथ्य प्रकाश में आते हैं। मनोविज्ञान का भी ज्ञान भंडार स्थिर नहीं है, बल्कि प्रगतिशील है। पहले की तुलना में प्रगति की गति आजकल अत्यधिक बढ़ गई है, जो इसके क्षेत्र को काफ़ी व्यापक बना रही है। अगला बिंदु है पुनरावृत्ति, तथ्यों की जांच तथा पुनरावृत्ति। विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता यह भी होती है कि जिन परिस्थितियों में जो परिणाम आज पाए गए हैं, यदि समान परिस्थितियां उत्पन्न करके उन परिणामों की जांच की जाए तो वैसे ही परिणाम पुनः मिलेंगे। अर्थात कि अगर हमने कोई परिणाम पाया और कई बार उस परिणाम की पुष्टि की गई और रिजल्ट एक ही जैसा मिल रहा है, उसमें कोई संशोधन नहीं हो रहा है, तो मान लिया जाता है कि वह विधि वैज्ञानिक है। और आज वर्तमान परिस्थिति यह है कि मनोविज्ञान के द्वारा भी यदि किसी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो उसकी पुनरावृत्ति की जाती है, उसके परिणामों को बार बार उसी रूप में पाया जाता है। इसीलिए मनोविज्ञान एक विज्ञान है। नियंत्रण करना। विज्ञान की मूल मान्यता यह है कि समस्या का समाधान नियंत्रित परिस्थिति में निकालना चाहिए। नियंत्रण के अभाव में अध्ययन व्यर्थ होता है।
नियंत्रण से हमारा तात्पर्य यह होता है कि परिस्थिति नियंत्रित हो, जहाँ शोरगुल न हो, जहाँ एक लाइब्रेरी हो, प्रयोगशाला हो, जहाँ कुछ उपकरण और सामग्रियाँ हों और व्यक्ति को कार्य करने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव न हो। तो आज मनोविज्ञान के पास प्रयोगशाला भी है, मनोविज्ञान के पास अध्ययन की सामग्रियाँ हैं, इसीलिए मनोविज्ञान किसी भी कार्य को नियंत्रित वातावरण में करता है, अर्थात मनोविज्ञान एक विज्ञान है। अगला है भविष्यवाणी करना। किसी भी विज्ञान की यह एक प्रमुख विशेषता होती है कि उसमें भविष्यवाणी करने का गुण पाया जाता है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक हैं, जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं, वो पहले ही बता देते हैं कि कब वर्षा होगी, कब आंधी तूफान आएगा या कब वातावरण में क्या परिवर्तन होने वाला है, और लगभग वैसी ही घटनाएं भी घटा करती हैं। तो आज मनोविज्ञान भी भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। किसी के व्यवहार का अवलोकन करके मनोविज्ञान के द्वारा भी यह बताया जा सकता है कि भविष्य में उसकी स्थिति क्या होगी, इसीलिए मनोविज्ञान एक विज्ञान है। अगला है आंकड़ों का अन्वेषण करना। दोस्तों, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। तथ्यों का पता लगाते रहना विज्ञान का प्रमुख कार्य है। किसी एक प्रकार की जानकारी हो जाने पर विज्ञान की प्रक्रिया वहीं थम नहीं जाती है, बल्कि विज्ञान की खोज जारी रहती है। वैसे ही आज मनोविज्ञान की भी स्थिति है। आज मनोविज्ञान भी स्थिर नहीं है, बल्कि हमेशा वह नित्य नए परिवर्तन अपने आप में करता जा रहा है, जो मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में ला दिया है। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होता है वो है मनोविज्ञान का लाभ। प्रायः यह प्रश्न लोगों से पूछा जाता है, विद्यार्थियों से पूछा जाता है, या विद्यार्थी शिक्षकों से पूछते रहते हैं, या लोग अगर किसी को सलाह देते हैं कि आप मनोविज्ञान का अध्ययन करिए, तो वो लोग पूछ लेते हैं कि आखिर मनोविज्ञान का लाभ क्या है, क्यों मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाए। तो हम इस पे चर्चा करेंगे दोस्तों कि मनोविज्ञान के क्या क्या लाभ होते हैं। तो इस पे हम देखते हैं दोस्तों, पहला पॉइंट है आत्म मूल्यांकन। पहला पॉइंट है आत्म मूल्यांकन। व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में जो व्यवहार करता है उससे उसे अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। किए गए व्यवहार द्वारा उसे यह ज्ञान प्राप्त होता है कि उसका व्यवहार संतोषजनक था अथवा नहीं। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है, एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति आत्ममंथन कर सकता है, अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, अपने बारे में कोई निष्कर्ष निकाल सकता है कि वह जो कार्य कर रहा है या करना चाहता है वह कार्य समाज के हित में है, राष्ट्र के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों के हित में होगा या नहीं। अगला है अन्य व्यक्ति का मूल्यांकन। मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का मूल्यांकन करके उनके गुणों, विशेषताओं एवं योग्यताओं का अनुमान लगा सकता है। दोस्तों, आज मनोविज्ञान में विभिन्न प्रकार की विधियां पाई जाती हैं जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों का परीक्षण करती हैं, ऑब्जर्वेशन करती हैं और यह बता देती हैं कि उस व्यक्ति का व्यवहार क्या होगा या कैसा है, और संभवतः परिणाम वैसे ही प्राप्त होते हैं। अतः मनोविज्ञान का इस क्षेत्र में भी बहुत लाभ है कि यह अन्य व्यक्तियों का मूल्यांकन करने में सक्षम है। अगला बिंदु है समायोजन। दोस्तों, समायोजन को अंग्रेजी में एडजस्टमेंट कहते हैं। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होने के कारण अन्य लोगों के साथ अंतरक्रिया या संबंध स्थापित करना चाहता है। यदि उसे मनोवैज्ञानिक समझ है तो समाज के लोगों के साथ वह प्रभावशाली ढंग से समायोजन स्थापित कर लेगा। दोस्तों, समायोजन व्यक्ति के लिए एक बहुत ही कठिन कार्य है। क्यों कठिन कार्य है कि आज की परिस्थिति जो है, वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि व्यक्ति के चेहरे पे कुछ और होता है और उसके व्यक्तित्व में या मन में कुछ और होता है। तो दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न करना, अपने प्रति सकारात्मक भाव को उत्पन्न करना, यह एक बड़ा कठिन कार्य है। और जिसको मनोविज्ञान का ज्ञान होता है वह दूसरों की भावनाओं को जानते हुए उसके साथ अपना समायोजन स्थापित करने में सक्षम हो पाता है। अगला है असामान्य व्यवहार का निदान। दोस्तों,
असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की प्रमुख शाखा है। इसमें विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों का अध्ययन तथा उपचार होता है। प्रायः हम कब और किस स्थिति में किस प्रकार से किसी मानसिक बीमारी की या विकृति की श्रेणी में आ जाते हैं, धीरे धीरे हमको इस बात का भी पता नहीं चलता है। तो मनोविज्ञान का कार्य इस क्षेत्र में भी बहुत ही उपयोगी है। मनोविज्ञान व्यक्ति के उन असामान्य व्यवहारों का भी समाधान करता है। अगला है औद्योगिक लाभ प्राप्त करना। आजकल उद्योगों में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग किया जा रहा है। ऐसा करने से कर्मचारियों के चयन, योग्यता के मापन, कार्य का विश्लेषण करके उसके अनुरूप श्रमिकों को कार्य का विभाजन तथा उत्पादन बढ़ाने में प्रचुर सहायता मिल रही है। अगला है दोस्तों शैक्षिक लाभ प्राप्त करना। मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों का शिक्षा जगत पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। प्राचीन शिक्षा पद्धति में अनेक कमियां थीं जिन्हें आजकल दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आजकल शिक्षा को व्यवसायपरक बनाने का प्रयास भी चल रहा है। प्राचीन शिक्षा पद्धति में व्यक्ति की योग्यताओं पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था जितना आजकल दिया जा रहा है। तो दोस्तों इस आधार पे कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगला है सामाजिक अपराध पर नियंत्रण। दोस्तों अपराधियों का पता लगाने, अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने के कारणों का पता लगाने और अपराधियों के सुधार में भी मनोवैज्ञानिक विधियों के उपयोग से अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। आजकल अपराधियों को अमानवीय सजा देने के स्थान पर सुधार गृहों में रखकर अनेक प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि वे भी अपना जीवन सुधार कर सामान्य आदमी बन सके। अतः कह सकते हैं कि दोस्तों सामाजिक अपराध के नियंत्रण में भी मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगला है दोस्तों पारिवारिक लाभ। पारिवारिक लाभ में हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक नियमों तथा सिद्धांतों की जानकारी रहने पर पारिवारिक संबंधों को दृढ़ता प्रदान की जा सकती है। पारिवारिक ढांचे को सुदृढ़ बनाया जा सकता है तथा परिवार के लोगों में उचित मानवीय मूल्यों का विकास किया जा सकता है। चूँकि आज वर्तमान में संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं और उनके स्थान पर केंद्रीय परिवार अपना स्थान बनाता जा रहा है और वर्तमान परिस्थिति में आधुनिकता औद्योगिकरण के कारण जो लोगों की मानसिक स्थिति है वह भी काफ़ी विकृत होती जा रही है और धीरे धीरे परिवार खत्म होते जा रहे हैं। तो मनोविज्ञान व्यक्तियों को पारिवारिक स्थितियों को सामान्य रखने में लाभ देता है। अगला है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को कम करना या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करना। आज का युग काफ़ी प्रगतिशील एवं सभ्य युग कहा जाता है, परंतु फिर भी विश्व शांति को निरंतर खतरा बना हुआ है। मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके सामाजिक एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं अथवा तनावों को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। अगला है दोस्तों पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह एक समाज की बहुत ही जटिल समस्या है। प्रत्येक समाज में जातीय पूर्वाग्रह की समस्या मिलती है या विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रहों की समस्या मिलती है। पूर्वाग्रह के कारण व्यक्ति प्रगति नहीं कर पाता है, आधुनिकता को स्थान नहीं दे पाता है, परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाता है, जिसके कारण स्थिति काफ़ी पिछड़ी हुई है। अतः दोस्तों मनोविज्ञान व्यक्ति के पूर्वाग्रहों को भी नियंत्रण में करने के लिए पूर्ण रूप से लाभकारी होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं प्रेरित होकर आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकूं। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों को पुनः वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूं दोस्तों और अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। और एक और निवेदन है कि वीडियो में जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी हो या जिसमें आपके विचार और अच्छे हो सकते हैं उसे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।